नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। एमपी के महासमर के नतीजों से पहले बंसल न्यूज आपको बता रहा है सबसे विश्वसनीय एग्जिट पोल। प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों के अनुमानों के मुताबिक ये एग्जिट पोल हमने तैयार किया है। 28 सीटों पर आंकड़े देने वाले सभी सम्मानीय वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ अगले 2 घंटे तक इस सियासी जंग के विश्लेषण में शामिल रहेंगे। इसके अलावा हम आपको कुछ सीटों पर वोटर की जुबानी प्रत्याशियों की स्थिति भी बताएंगे। तो बिना इंतजार किए आपको बताते हैं प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों का एग्जिट पोल। चलते हैं न्यूज हेड शरद द्विवेदी के पास। बहुत शुक्रिया सोहेल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और वाकई ये एक मैं ये भी कहूँगा कि एक अलग किस्म का प्रयोग भी है। ये प्रयोग होते रहने चाहिए जीवन में भी और पत्रकारिता में भी। तो हमने सोचा क्यों ना वो पत्रकार जिनकी 30 साल, 2.5 दशक से ज़्यादा, करीब करीब 35 साल ये उनकी पूंजी है, कुछ की 15 साल, 20 साल, और ये तमाम वो लोग हैं जो अपनी पत्रकारिता और अपनी क्रेडिबिलिटी के साथ चीज़ों को बहुत करीब से देखते हैं, समझते हैं, और उसके साथ ही वो जो भी रिपोर्ट या लिखते हैं या टेलीविज़न में प्रस्तुत करते हैं या बातचीत में वो सामने लाते हैं, तो जाहिर तौर पर वो इसको लेकर भी बहुत सजग रहते हैं कि कहीं उनकी जो बात है वो ऐसा ना हो। हालांकि जब आप सेफोलॉजी की बात करते हैं, चुनाव भविष्यवाणी की बात करते हैं, तो बड़े बड़े एग्जिट पोल भी हमने देखा है कि वो सत्य के दाएं बाएं हो जाते हैं। लेकिन एक पत्रकार का जो एग्जिट पोल है, मैं अपने अनुभव से भी कह सकता हूं 2.5 दशक से ज़्यादा के, कि एक पत्रकार का एग्जिट पोल अमूमन जब तक कि आप ये कह सकते हैं कि या तो कुछ मिसकंसेप्शन हो या कई बार कुछ सिचुएशन इतनी जटिल हो, नहीं तो एक पत्रकार का एग्जिट पोल कभी मैंने उसको सत्य से बहुत छिटकते हुए, बहुत परे जाते हुए कभी देखा नहीं है। तो बहुत शुक्रिया आपका। और अगले 2 घंटे मैं सारे व्यूअर्स जो इस समय बंसल न्यूज़ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर बने हुए हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप बने रहिए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये एग्जिट पोल और इसके साथ जो पॉलिटिकल एनालिसिस हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, इसमें हम बहुत सारे अनछुए पहलुओं को छूने की कोशिश करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात उन मेहमानों से कराता हूं जो इस बातचीत में हमारे साथ रहेंगे। सबसे पहले मैं भोपाल से जो हमारे मेहमान हैं, मुअज़्ज़ज़ ख़ास मेहमान है, विशिष्ट मेहमान है, उनसे मुलाकात कर लीजिए। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक दिनेश गुप्ता जी इस वक्त मेरे साथ हैं स्टूडियो में। तो बहुत स्वागत करता हूं सर आपका। साथ ही शिव अनुराग पटेरिया जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, और इसके साथ ही वो कई पुस्तकों के लेखक भी हैं। जब उनकी तरफ हम रुख करेंगे, उनके एग्जिट पोल की बात करेंगे तो हम उधर चलेंगे। हमारे साथ सुशील शर्मा जी हैं, युवा पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और काफ़ी पैनी दृष्टि रखते हैं और लगातार वो बात करते रहते हैं। सबसे अच्छी चीज़ है, अपने को दुरुस्त भी करते रहते हैं कि बताइए आप क्या है, क्या मैं ठीक हूँ या मैं गलत हूँ। इसके साथ संदीप पौराणिक जी हैं, बहुत ही खामोश तबीयत के पत्रकार हैं, लेकिन जब ये लिखते हैं और जब ये विश्लेषण करते हैं तो यकीन जानिए, एक पत्रकार जो समुद्र की तरह शांत होता है, जब वो अपनी बात कहता है तो साहब बड़ी गहरी बात होती है, क्योंकि समुद्र भी बहुत गहरा है। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता, पैनलिस्ट, पूर्व कैबिनेट मंत्री, दर्जा प्राप्त निगम मंडल के चेयरपर्सन भी रहे, डॉक्टर हितेश वाजपेयी। उनका मैं बहुत स्वागत करता हूँ। काफ़ी राजनीति की गहरी समझ रखते हैं और सबसे बड़ी चीज़ है कि कई बार अपने कमेंट से चौंकाते भी हैं वो, क्योंकि कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स या उससे जुड़े विषयों पर वो खुलकर अपनी बात कहते हैं। दुर्गेश शर्मा जी मेरे साथ हैं, कांग्रेस के एक ऐसे नेता हैं जिनको मैं जेंटलमैन लीडर कहूँगा, बेहिचक, बहुत भद्र राजनेता हैं। शायद इसकी कीमत भी वो चुकाते हैं, लेकिन वो मानते हैं कि मैं जैसा हूँ वैसा ही मुझे स्वीकार करिए। तो ये हमारा पैनल जो अभी हमारे साथ है। और इंदौर की अगर मैं बात करूं तो हर्षवर्धन जी हमारे साथ हैं, तो हर्षवर्धन प्रकाश जी एक देश की नामचीन न्यूज़ एजेंसी से वो ताल्लुक़ रखते हैं और एक ऐसी शख्सियत हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका, जो साहित्य, कला, संस्कृति, इनसे उनका बराबर सरोकार रहता है। बहुत स्वागत है उनका भी। और ग्वालियर से देव श्रीमाली जी हमारे साथ रहेंगे। आप सबके लिए एक बहुत जाना पहचाना नाम है, धन्यवाद, और बहुत महत्वपूर्ण तरीके से वो आगे बढ़ते रहे अपनी पत्रकारिता को लेकर। और डॉक्टर सत्य प्रकाश भी ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर सत्य प्रकाश शर्मा जो एक अंग्रेज़ी अखबार से ताल्लुक़ रखते हैं और अपने विश्लेषण से मुझे भी चौंकाते हैं, क्योंकि बहुत गहराई से बात करते हैं। शिव अनुराग पटेरिया जी की बात मैंने पहले भी आपसे की, वो भी हमारे साथ हैं, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ। और शिव अनुराग पटेरिया जी जब अपनी बुंदेलखंड की चुटकियाँ लेते हैं कहावतों की,
तो मज़ा आ जाता है और बहुत बेबाकी से और खुलकर अपनी बात रखते हैं। तो ये हमारा वो एग्जिट पोल का पैनल है सर, जिसमें हमने मध्य प्रदेश के क्रीम जर्नलिस्ट को इसमें हमने फिल्टर करके कोशिश की है हमने विनम्रता से। पैनल और बड़ा हो सकता था, लेकिन मुश्किल भी बड़ी हो जाती कि कितना समय हम लेकर चलते। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं, इब्तिदा करते हैं, शुरुआत करते हैं शिव अनुराग पटेरिया जी के एग्जिट पोल से। तो चलिए पहले अपनी स्क्रीन पर नजर डालिए क्या कहता है शिव अनुराग पटेरिया साहब का एग्जिट पोल। तो आपकी स्क्रीन पर देखिए कि क्या कहता है ये एग्जिट पोल। बीजेपी 16 से 18 सीट दे रहे हैं शिव अनुराग पटेरिया जी बीजेपी को। कांग्रेस 10 से 12 और बहुजन समाज पार्टी की अगर मैं बात करूं तो उसको 1 सीट दे रहे हैं, जो विच इज सरप्राइजिंग, जो मैं कहूंगा कि एक शायद हमने जिक्र नहीं किया इस चुनाव में बीएसपी का, जिसके लिए कभी मध्य प्रदेश की राजनीति में कहा जाता था कि वो छुपा रुस्तम पार्टी है। तो क्या छुपा रुस्तम इस मायने में भी है कि वो वोट कटवा पार्टी के तौर पर कांग्रेस और बीजेपी को हिट कर सकती है इस चुनाव में? चलिए समझते हैं शिव अनुराग पटेरिया जी के इस एग्जिट पोल को। सर बहुत एक बार फिर आपका स्वागत। आपने जिस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन किया है, बीजेपी के लिए मुस्कुराने का मौका हो सकता है, क्या आप कारण देखते हैं? और बीएसपी की वो सीट भी मैं जानना चाहूंगा जो आप बीएसपी को दे रहे हैं। सर जी। शरद जी, वास्तव में मेरे जानने और पहचानने का 2 तरीके हैं। एक तो पल्स लोगों की नब्ज पे हाथ रखना, और दूसरा आंकड़े। पिछले 4 चुनाव 2003, 2008, 2013 और 2018 के आंकड़ों को मैंने कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज एनालाइज किया और फिर समग्र रूप से उन सारे आंकड़ों को एक साथ रख के देखा। सबसे पहले आंकड़ों की बात करूंगा। भारतीय जनता पार्टी का एवरेज स्ट्राइक रेट 2003, 2008, 2013, 2018 64% रहा है। ये हाईएस्ट है उसका। उमा भारती के जमाने में 2003 में 75% स्ट्राइक रेट था। और मैं उस डिटेल को थोड़ा सा आपके साथ शेयर करना चाहूंगा ताकि मैं अपनी बात को जस्टिफाई कर सकूं। इट विल टेक नियर अबाउट 2 or 3 मिनट्स फॉर मी। सबसे बड़ी बात है कि 2003 में भाजपा का स्ट्राइक रेट था 75.21 और 173 सीट जीती थी। 2008 में स्ट्राइक रेट था 62.73, 43 सीट जीती थी। 2013 में स्ट्राइक रेट था 71.73, 165 सीट जीती थी। और 2018 में स्ट्राइक रेट था 47.39, 109 सीट जीती थी। इस तरह से इन चारों के स्ट्राइक रेट को मिला दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट मेरे हिसाब से 64.26 होता है। यानी बची हुई चीजों में वो कांग्रेस के हिस्से में आता है, जो 35% के आसपास तक स्ट्राइक रेट जाता है। फिर मैं अगर वोट परसेंटेज की बात करूं तो बीते 4 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जो वोट शेयर है वो कुल मिला के अगर देखा जाए तो 2003 में 42.50, 2008 में 37.64 और 2013 में 44.88, 2018 में 41.02 रहा है जो सबसे कम था। और कांग्रेस का जो वोट शेयर है वो 2003 में 31.61, 2008 में 32.39, 2013 में 36.38 और 2018 में 40.89 रहा है। इस तरह उनका एवरेज जो वोट शेयर है 35.32 है। 5% का अंतर है। और ये अंतर दिखाई दे रहा है। फिर मैंने सीटों के हिसाब से बात की, हर नेचर की सीटों के साथ में, खासतौर से जो टकराव है या भारतीय जनता पार्टी को जो लॉस दिख रहा है मुझे, वो ग्वालियर चंबल संभाग में ज्यादा दिख रहा है। 16 में से अगर ये मान लिया जाए 6 से 8 सीटें भी और उससे कहीं ज्यादा भी हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अब पर्सनैलिटीज की बात करें। दरअसल शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को लेकर भारतीय जनता पार्टी को बहुत फायदा हुआ है। सिंधिया को टॉप लीडरशिप में भले ही न रहा हो, लेकिन रैंक एंड फाइल में है। जो 40 साल के ऊपर का कार्यकर्ता वो नाराज है और उसने काम नहीं किया है ठीक ठाक तरीके से। उस हिसाब से मतदाता भी नहीं निकला है। लेकिन शिवराज जी साहब, आप बीएसपी को कौन सी सीट दे रहे हैं इसमें ग्वालियर चंबल में? बीएसपी की सीट चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो मैं सीट दे रहा हूँ उस सीट का नाम है राम प्रकाश राजौरिया मुरैना। जी 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 जी, ये चर्चा में है लेकिन आपने खुलासा कर दिया। मैं बहुत शुक्रिया करूंगा और लौटूंगा आपकी तरफ। आपने एजेंडा सेट कर दिया है। जो आपकी ये स्ट्राइक थ्योरी है
ये सुनने में बहुत दिलचस्प है और आंकड़ों और तथ्यों से पूरी तरह संचालित है। मैं कुछ रिएक्शंस यहाँ स्टूडियो से जो मेरे साथ मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं, हालांकि हम उनके एग्जिट पोल की तरफ भी रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं एक बहुत छोटी रिएक्शन दिनेश जी की लूँगा, उसी रीजन से आते हैं। क्या उनका रिएक्शन है, क्या वो देखते हैं? हालांकि कठिन है उनके एग्जिट पोल पे बोलना, लेकिन फिर भी कितना इत्तेफाक है दिनेश जी, कितनी ना इत्तेफाकी है? शरद जी, मैं जो है आंकड़े वगैरह पर नहीं, मैं सिंपल ये कि मुद्दा क्या था जो भी विपक्ष ने सेट किया या सत्ता पक्ष ने सेट किया, क्या वो मतदान के दिन तक कायम रहा, और दूसरा वोटर का मनोविज्ञान क्या था, वो उस मुद्दे पर वोटर किस तरह का सोच रहा था। तो मुझे लगता है कि इस उपचुनाव में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वोटर का मनोविज्ञान, क्योंकि जो मुद्दा था वो बहुत ज़्यादा मनोवैज्ञानिक था, विकास का मुद्दा नहीं था। एक जो है परसेप्शन डेवलप करने की कोशिश की थी, तो उसी परसेप्शन पर जो है कहीं ना कहीं ये वोट हुआ है। चलिए दुर्गेश जी, एक क्विक रिएक्शन। पहला जो हमारा एग्जिट पोल है वो बीजेपी के पक्ष में, आप माइक्रोफोन ले लीजिए, वो बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ दिखता है। आप जाहिर तौर पर इससे असहमत होंगे, क्या दलील है संक्षेप में? फिर मैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी की तरफ। मेरे को जो बोलना था वो भैया ने बोल दिया। हाँ, कि मुद्दा हाँ। माननीय अनुराग जी पटेरिया जी ने बोला, बड़े भाई ने, कि पिछले जो चुनाव के रिजल्ट हैं उनको बेस बनाया, पर ये चुनाव किसी मुद्दे का नहीं था, ये चुनाव स्वयं के अस्तित्व का था, स्वयं की पहचान का था, स्वयं वोटरों की अपनी ताकत का था, जिसको खरीद फरोख्त करके धोखा देके षड्यंत्र पूर्वक छीना गया। जनता उसका जवाब दे रही है। स्वयं के अस्तित्व की जो बात कर रहे हैं, मतदाता के अस्तित्व का, मतदाता का अस्तित्व संविधान में केवल वोट से है। हिंदुस्तान के अंदर एक वही ताकत है जो हमको आपको पूरी तरह से मिली हुई है। हमको इसके अलावा कुछ नहीं है। हम यदि मकान भी जमीन भी खरीदते हैं तो उसकी एक पीरियड होती है। आप इस चुनाव में मतदाता की लहर पर सवार होकर ही मैदान में थे। हम ईमानदारी से उस चीज पे तैयार थे, उस चीज पे हमने चुनाव लड़ा है जो मतदाता ने हमें पहले भी दी थी। जो सम्मान, मान, जो प्रतिष्ठा उसने अपनी दांव पर हमारे ऊपर लगाई थी कि हम उसके लिए कुछ करेंगे, हम उसकी प्रतिष्ठा को, मान को, सम्मान को बचाने के लिए, रखने के लिए हम मैदान में। डॉक्टर हितेश वाजपेयी, एक क्विक रिएक्शन आपका सर। देखिए सर जी, मुझे लगता है एग्जिट पोल हैं, तो मैं तो अभी बाकी भी सुनना चाहूँगा और एग्जैक्ट पोल का इंतज़ार है मेरे को। कल का ही समय है, आप लोगों के साथ फिर बैठेंगे जी। और महत्वपूर्ण ये है कि एग्जिट से एग्जैक्ट तक आते आते आप और कंफर्टेबल हो जाएंगे, हम भी और कंफर्टेबल हो जाएंगे। तो इसलिए बहुत मैं इफ़ एंड बट में नहीं जाता। हाँ, एक बात ज़रूर है कि ख़ास तौर से 25 सीटें, ये वो सीटें हैं जो हमारे पास नहीं थी 18 में जी। तो हम यदि इस क्वांटम में दिशा दिखा रहा है एग्जिट पोल आपका कि हम 25 की तरफ बढ़ रहे हैं, एग्जिट पोल यदि आपका ये दिखाता आप लोगों का आकलन, इसका मतलब कि हम मतदाताओं को अपने पक्ष में बहुतायत में लाने में सफल हो रहे हैं। और मेरा मानना है कि इसका रिफ्लेक्शन सभी 28 सीटों में दिखेगा। आप ज़्यादा की भी उम्मीद रखते हैं कि स्वाभाविक है, क्योंकि देखिए ये दिशा बता रहा है। और यदि एग्जिट पोल हमको 0 से 25 की ओर आप 18 तक लेकर आ रहे हैं, तो भाई 28 भी हो सकता है। तो हम इसकी तरफ बढ़ेंगे जी। आपके आशावाद को प्रणाम, और बिल्कुल आशावादी होना चाहिए, चाहे बात बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो। और यही वजह है कि दोनों तरफ से खम ठोक कर ये भी कहा गया है कि 28 के 28 सीटों पर भी हम जीत का दम भी भरते हैं, और हम इंतज़ार भी करेंगे कि मतदाता क्या सोचता है। तो आपने देखा कि बैलेंस रिएक्शन है। चलिए अब अगले एग्जिट पोल की तरफ चलते हैं, और ये एग्जिट पोल है दिनेश गुप्ता जी का एग्जिट पोल। एक ऐसे पत्रकार जिन्होंने बहुत धुआंधार पत्रकारिता की है, खासतौर से मुझे याद है कि मंत्रालय की उनकी रिपोर्टिंग की एक समय एक ट्रेंड सेटर जर्नलिज्म के तौर पर चर्चा होती थी। चलिए हम देखते हैं, ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि दिनेश गुप्ता जी का एग्जिट पोल कह रहा है बीजेपी 14 से 16, बहुत करीब है शिवराज पटेरिया जी के, 2 सीटें कम नजर आती हैं, 14 से 16। कांग्रेस 10 से 12, एग्जैक्ट वही फिगर है ये जो शिवराज पटेरिया जी का फिगर हमारे सामने आता है। और बीएसपी को ये भी एक सीट दे रहे हैं, तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये भी राजौरिया साहब की सीट है, और राजौरिया साहब क्या इस चुनाव के हीरो बनकर निकलेंगे, ये भी हम जानेंगे। तो ये कहानी सामने आ रही। दूसरा एग्जिट पोल भी पहले एग्जिट पोल की बयानी करता हुआ नजर आ रहा है, और ये जर्नलिस्ट एग्जिट पोल है सर। उन पत्रकारों के खून पसीने और परिश्रम की ये एक अनुभवजन्य कहानी है
जो वो अपने विश्लेषण, राजनेताओं से बातचीत और उस रीजन, क्योंकि खुद दिनेश जी वहां से आते। दिनेश जी, मैं जानना चाहूंगा क्या आधार है आपका? 14 से 16 2 सीटें आपने कम की हैं, हालांकि पटेरिया जी। शरद जी, जैसे मैंने कहा कि ये पूरा चुनाव जो था मनोविज्ञान पर आधारित था। जिससे भी हम बात करते थे वो केवल ये बात करता था बिकाऊ टिकाऊ बिक गए, इस तरह की जो बात करता था। वो उसने परफॉर्मेंस की बात ही नहीं की कि 15 महीने का परफॉर्मेंस कैसा था या पिछली जो 15 साल की सरकार थी उसका परफॉर्मेंस कैसा था। केवल वो ये कहता था कि बिके या नहीं बिके। लेकिन जिस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी ने इस इलेक्शन में स्ट्रेटजी जो है तैयार की और जिस तरह से उसने जो क्रमबद्ध तरीके से जो है इश्यूज को डाइवर्ट करने की कोशिश की, जो उनका जो बिकाऊ टिकाऊ का इशू था वो उन्होंने, आप देखेंगे ना, पूरा चुनाव 3 अलग अलग फेज में भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा था। पहले मैं जो है गरीब हूँ का एक कैंपेन आया, फिर एक आइटम का कैंपेन आया, फिर जो है आपने देखा होगा लास्ट में कि जो एकदम ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिस तरह से अशोकनगर में अपने आप को जिन शब्दों का उपयोग किया, एक वो फेज था। तो कहीं ना कहीं ये वोटर पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का, और दूसरा उनका ये था कि जो इशू है बिकाऊ टिकाऊ का वो किसी तरह से डाइवर्ट हो। और इसके साथ जो कास्ट पॉलिटिक्स का मनोविज्ञान था वो वहाँ ऑलरेडी काम कर रहा था, वो अंडर करेंट था। उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रेटजी थी वो निश्चित तौर पर वो मैदान में कहीं ना कहीं दिख रही थी। आप ये जो दिनेश जी, एक मेरा हम्बल सबमिशन है कि दोनों एग्जिट पोल जो हैं इसमें बीजेपी और कांग्रेस का अंतर बिल्कुल वैसा ही कम है जैसे 2018 में कम था। तो क्या अगर ये फ्लक्चुएशन कुछ होता है, किसी के भी पक्ष में जा सकता है, प्लस माइनस, क्या आप इत्तेफाक करते हैं कि ये जंग कांग्रेस की भी 3-4 सीटों की हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। आप देखिए, इसलिए हो सकती है कि जो वोटों का अंतर था 18 में, हमने देखा कई सीटों पर बहुत ज़्यादा था और कई सीटों पर बहुत नैरो था। इतना था कि आप मतलब परिणाम कुछ भी हो सकता था। यदि नोटा नहीं दबाया होता लोगों ने तो शायद परिणाम कुछ और होता था। तो अभी इसमें नोटा तो कहीं शामिल ही नहीं है कि नोटा पर कितना वोट गया है। ये तो वो उसकी कल्पना कर रहे हैं हम, जो सामान्य जो एक एग्जिट पोल होता है या सामान्य जिस तरह से होता है, तो ये उसकी बात है जी, उसकी बात। आप भी वही मुरैना दे रहे हैं बीएसपी को? क्योंकि मुरैना का जिस तरह का राजौरिया जी का जो रहा है, उनका जो पिछला चुनाव भी उन्होंने जब लड़ा था, तो उनके मामले में लास्ट तक जिस तरह से फिजा बनी, वो निश्चित तौर पर मुरैना में राजौरिया जी के पक्ष में। चलिए, अगर ऐसा होता है तो विधानसभा में थोड़ी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और पोजीशनिंग भी बढ़ेगी। मैं बार्गेनिंग नहीं बोलूंगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बढ़ेगी, क्योंकि वो रीजन तो ऐसा था। मुरैना जिस जिले की बात कर रहे हैं हम, वहाँ तो मुरैना भिंड ये जो बीएसपी का जो है ऐसा इलाका था जहाँ 2-3 सीट मिलना सामान्य सी बात थी। लेकिन पिछले 2-3 चुनावों से ऐसा हुआ है कि वो केवल जो है कोई बहुत ज़्यादा अपना कमाल नहीं दिखा पाई और वो फेस बेस्ड चुनाव लड़ रही, पार्टी बेस्ड नहीं था उसका। वो ये जो यदि कोई आ गया, ऐसा एक राजौरिया जी आ गए या कंसाना जी आ गए या शर्मा जी आ गए, इस तरह के जो कैंडिडेट जब मिल जाते थे तो वो एक कास्ट कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करते थे, तो उसमें उनको जो सफलता मिल जाती थी। चलिए, मैं चलूँगा इसके बाद ग्वालियर की तरफ और कुछ जायका भी बदलेंगे। बीच में हम कुछ प्रतिक्रियाएं भी ज़रूर देखने की कोशिश करेंगे और मैं टीम से समझ लूँगा कि कहाँ किस रीजन की हम प्रतिक्रिया दिखा रहे हैं। लेकिन संदीप जी की एक छोटी टिप्पणी, अब तक के जो 2 सीनियर जर्नलिस्ट के एग्जिट पोल हमने देखे हैं सर जी, पहले आपकी रिएक्शन, फिर सुशील जी की भी छोटी सी रिएक्शन ले लूँगा। शरद जी, इस चुनाव को अगर हम देखते हैं तो एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, वो कोई लहर नहीं थी, कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था। पूरे प्रदेश को अगर हम टिकाऊ को मसला नहीं मानते? नहीं, पूरे प्रदेश का नहीं मानता हूँ, मुद्दा तो था, लेकिन इस प्रदेश के मतदान को स्पेसिफिक था और 3 हिस्सों में इसको हमें बांटना चाहिए इस मतदान को। कहीं हम देखते हैं तो 80% से ऊपर मतदान है, कहीं हम देखते हैं तो 70% के ऊपर मतदान है, फिर हम कहीं जाते हैं तो 60 के नीचे है। तो इसका आशा ये है कि कोई एक मुद्दा पूरे चुनाव में नहीं था। अगर एक मुद्दा पूरा चुनाव में होता तो प्रतिशत मतदान का लगभग 5-7% का अंतर दिखना चाहिए, 18 और 20% का अंतर नहीं दिखना चाहिए। इसलिए मुझे ये लगता है कि जो परिणाम आएंगे वो सीधे 2 हिस्सों में नजर आएंगे। एक हिस्सा होगा कम का और दूसरा हिस्सा होगा थोड़ा ज्यादा का। मुझे ऐसा लग रहा है मतदान के प्रतिशत के आधार पर। जी। चलिए, मैं क्विक रिएक्शन सुशील जी के लेने के बाद चलूंगा ग्वालियर चंबल की तरफ। सुशील जी, बहुत क्विक रिएक्शन आपका। देखिए, अगर आप इस उपचुनाव को देखेंगे तो इस चुनाव में 3 महत्वपूर्ण चीज़ें थी। एक परसेप्शन था जो शुरुआत में कांग्रेस के पक्ष में था, टिकाऊ और बिकाऊ वाला, लेकिन जब आप मतदाता से बात करते थे तो कहीं ना कहीं मतदाता जो है स्वाभाविक रूप से जिस नेचर या जिस विचार से जुड़ा हुआ था वो उसकी तरफ आता था। तो मुझे लगता है
कि शुरुआत में कांग्रेस ने बढ़त बढ़ाई थी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव बढ़ता गया और बीजेपी ने जो स्ट्रैटेजी अपनाई, उससे लगता है कि बीजेपी अब करेगी कांग्रेस से, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा आपका मानना है। चलिए हम चलते हैं ग्वालियर चंबल की तरफ। एक छोटा सा रिएक्शन में दो सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिनके एग्जिट पोल पर भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं लूंगा रिएक्शन डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी की। डॉक्टर सत्यप्रकाश, आपने दो एग्जिट पोल अब तक देखे हैं, आपके एग्जिट पोल पर भी बात होगी। एक बहुत तेज रिएक्शन आपका, क्विक रिएक्शन सर। जी जी, सुन पा रहे हैं डॉक्टर सत्यप्रकाश? चलिए मैं श्रीमाली जी का रुख कर लेता हूं जब तक। और श्रीमाली जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल बिल्कुल जी, एक क्विक रिएक्शन अब तक के दो एग्जिट पोल पर, आपके एग्जिट पोल पर तो हम बात करेंगे। जी खेल अभी बाकी है, इंतजार अभी बाकी है। ये अभी एग्जिट पोलों का भी पोल होना बाकी है जी। तो मुझे लगता है कि इसमें आंकड़ों में हेर फेर होगा, अदला बदली होगी। तो इसका मतलब है कि बड़े सम्मान के साथ मैं सीनियर जर्नलिस्टों के ऐसे क्षमा मांगते हुए कहना चाहता हूं कि मुझे लगता है कि आंकड़े ऊपर से नीचे और नीचे के ऊपर की तरफ हवा में बहेंगे और परिणाम बदल जाएंगे। परिणाम बदल जाएंगे। जाहिर तौर पर आपने जिस शायराना अंदाज में शुरुआत की, तो हम ये समझ गए थे कि मुख्तलिफ कुछ अंदाज में आपका एग्जिट पोल है। जी, हर्षवर्धन प्रकाश जी हमारे साथ हैं। जी हर्षवर्धन जी, अब तक के एग्जिट पोल पर एक क्विक रिएक्शन आपका, बहुत क्विक रिएक्शन। जी जी जी। देखिए, जिस तरीके से सभी सीनियर जर्नलिस्ट ने इस पूरे एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त दिखाई है, और मुझे लगता है कि बीजेपी की कारीगरी ये रही चुनावी कि उसने गद्दार वाले मुद्दे को बूमरैंग की तरह इस्तेमाल किया। जब कांग्रेस ने जो लोग उनके छोड़ के गए बीजेपी में शामिल हुए उनको गद्दार कहा, तो बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए गद्दार कहना शुरू कर दिया। मुझे ये लगता है कि बीजेपी ने बड़ी ही चालाकी से गद्दारी वाले जो इक्वेशन था उसको न्यूट्रलाइज कर दिया इस चुनाव में, और ये चुनाव कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और शिवराज सिंह चौहान के आसपास केंद्रित होकर रह गया। तो चुनावी रणनीति की हम बात करें तो कांग्रेस कहीं न कहीं भाजपा की ताल पे नाचती दिखाई दी इस चुनाव में, जिसका फायदा मुझे लगता है बीजेपी को मिलने वाला है। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, क्योंकि ये परसेप्शन है कि ये चुनाव अगर बिकाऊ टिकाऊ और ग्वालियर चंबल में बहुत ताकत के साथ इसी इशू पर होता तो कांग्रेस कुछ और फायदे की तरफ बढ़ सकती थी। ऐसा मानने वालों की कमी नहीं है। चलिए अब एक और एग्जिट पोल की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथी संदीप पौराणिक जी का एग्जिट पोल है, और क्या कहता है ये एग्जिट पोल, आइए हम आपको दिखाते हैं कि इस एग्जिट पोल की जुबानी क्या है। 11 से 16 बीजेपी की बात कर रहा है ये एग्जिट पोल, 11 से 16 उसकी बात कर रहा है। और ये भी आप देखिए कांग्रेस के लिए 11 से 16 की कहानी कह रहे हैं संदीप जी के एग्जिट पोल में, और बीएसपी 0 है। ये बड़ी बात है, जानेंगे उनसे क्यों राजौरिया जी को वंचित कर रहे हैं। 11 से 16 बीजेपी, तो कमोबेश तीसरे एग्जिट पोल की ही रेजोनेंस मैं यहाँ भी देख पा रहा हूँ। कांग्रेस जरूर यहाँ 16 तक जा रही है, जिसकी बात हम कर रहे थे कि क्या कुछ उलटफेर हो सकता है, जिसकी बात श्रीमाली जी भी कर रहे हैं कि अगर 3 से 4 सीटों का स्विंग होता है तो कहानी पहुंचेगी एक ऐसे टाई पर। वहाँ T20 में तो हम एक एक्स्ट्रा ओवर ले लेते हैं, यहाँ एक्स्ट्रा ओवर नहीं मिलना है सर, और भगवान ना करे कि एक्स्ट्रा ओवर की ज़रूरत पड़े। जिस भी टीम को मौका मिले उसको मुकम्मल मौका मिले। जी संदीप जी, क्या आधार है? आपने स्विंग दिखाया है कि या तो ये या तो ये। शरद जी, मैं जैसे पहली बात कह रहा था कि मतदान का जो प्रतिशत है वो बड़ा असरकारक है, और दिख भी रहा है वो कि मुद्दे अलग अलग दिख रहे हैं। टिकाऊ बिकाऊ था मुद्दा, ये बात जैसा सुशील जी ने कही। मुझे ये समझाइए कि 11 से 16 उल्टा कैसे हो सकता है? कांग्रेस 16 पे आ जाएगी तो इसका क्या आधार? वही वोट वाला जो गणित बता रहे हैं। वोट का प्रतिशत मैं कह रहा हूं कि एक हिस्सा वो है जहां 60 से कम है, एक हिस्सा वो है जहां 70 और 80 के बीच है, और एक हिस्सा वो है जो 80 से ऊपर है। तो आप ये तय मान के चलिए कि तीनों जो परसेंट है वो एक तरह का एक पार्टी के हिस्से में नहीं जा रहा है। अगर आप दो हिस्सों को अलग अलग करते हैं, जहां बहुत कम मतदान है और जहां बहुत ज्यादा मतदान है और बीच का मतदान है, तो आप इसके इर्द गिर्द पहुंचेंगे कि अगर इस तरह का रुझान आता है, क्योंकि कोरोना काल था,
तो हम लोगों को, जर्नलिस्टों को खासकर, सारे इलाकों में जाने का अवसर नहीं मिल पाया हालात के चलते, जा नहीं पाए या कहें। लेकिन जब आप मतदाता के पास जाते थे तो ये बात सही है कि कांग्रेस ने जो शुरू में कैंपेन किया था गद्दार वाला, वो बड़ा असरकारक था। आप चाहे सब्जी वाले के पास जाइए, चाहे आप चाय वाले के पास जाइए, चाहे रिक्शे वाले के पास जाइए, चाहे दुकानदार के पास, शुरू बात वो गद्दार से और बिकाऊ से करता था। लेकिन जैसे जैसे आपकी बात बढ़ती थी, वो 4 से 5 मिनट बाद वो कहने लगता था, साहब सरकार तो मध्य प्रदेश में भाजपा की है, अगर हम जिता भी देंगे तो क्या होगा। कई इलाके हमें ऐसे मिले, इसलिए ये मानस बन रहा है कि और उसके बाद जो वोटिंग का परसेंट आया, उसने ये एक संशय तो पैदा कर दिया है कि अपोजिट जाने वाला है बिल्कुल। और जर्नलिस्ट के तौर पर जो जमीन पर जाके देखा, वो मुझे पहली बार 2003 के बाद कोई ऐसा चुनाव दिखा जिसमें कोई मुद्दा था। उस समय बिजली सड़क पानी का मुद्दा था, इस समय टिकाऊ और बिकाऊ की चर्चा थी। ये बड़ी दिलचस्प बात आपने कही कि पहले 5 मिनट वो कहता है सहानुभूति है, फिर उसके बाद एक झटका देता है और कहता है कि सहानुभूति तो है साहब, लेकिन सरकार तो बीजेपी की रहेगी। ये बड़ा ही दिलचस्प एक जवाब है जो अटका देता है अच्छे अच्छे विश्लेषणकर्ताओं को भी। कुछ कमलनाथ जी ने भी इस पर अपनी बात कही थी, आइए एक उनकी बाइट सुन लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कुछ रिएक्शन छतरपुर से भी जल्दी से ले लेंगे, जायका बदल लेते हैं। तो चलिए चलते हैं उस दुनिया में जब बड़े हमले हो रहे थे बीजेपी के कांग्रेस पर, कांग्रेस के बीजेपी पर। जी, जनता ने वोट डाली, तब इन्होंने सौदेबाजी करके गवर्नमेंट बना ली। अब फिर से जनता को वोट डालने का मौका है। हाँ, ऐसा तमाचा लगने वाला है ने। हाँ, इसके बाद क्या राजनीति करेंगे मुझे पता नहीं। हाँ, ऐसा तमाचा लगने वाला है ने। हाँ, इसके बाद क्या राजनीति करेंगे मुझे पता नहीं। आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। एक झटका देने वाली है जनता, कितना झटका देगी पता नहीं। पहले बुंदेलखंड की तरफ चलते हैं। हालांकि 2 ही सीटों का मसला था, सुर्खी और बड़ा मलेरा, लेकिन क्या सोचती है छतरपुर की जनता? एक क्विक रिएक्शन जल्दी से देख लेते हैं, क्या कहती है छतरपुर की जनता। बड़ा मलेरा में किसकी जीत लग रही है? पदम सिंह, कांग्रेस। बड़ा मलेरा में कौन जीतेगा? राम सिंह भारती। जो हमें तो कछु नहीं दे मुख्यमंत्री न कमलनाथ सुनते। बहुजन समाज पार्टी का हमें पूरा भरोसा है। बीजेपी सरकार, कमलनाथ जी। और बड़ा मलेरा में कौन जीतेगा? राम सिंह भारती। सत्ता पक्ष वालों ने ज़्यादा जोर शोर से प्रचार और मैनेजमेंट किया, तो हमें लगता है कि बीजेपी प्रथम स्थान पर होना चाहिए, और दूसरे स्थान पर कांग्रेस, और तीसरे पे बीएसपी होना चाहिए। श्री राम सिंह भाई की जीत संभव आ रही है। कांग्रेस की, शिवराज सिंह चौहान की। और यहाँ बड़ा मलेरा मतदाता में ऐसा लग रहा है इन रिएक्शंस को देखकर कि मतदाता भी मजे ले रहा है हमारे, यानी मीडिया से बात जरूर कर रहा है, लेकिन वो या तो ठकुर सुहाती करता है कभी, या छेड़ता है कि चलो भैया आ गए हो तो हम बता ही देते हैं कछु का होने हैं चुनाव में। किसी ने कहा बड़ी गंभीरता से, उन्होंने थोड़ी गंभीरता ली। माफ़ कीजिएगा मतदाता महोदय, मैं कोई अवमानना कारक भाव से नहीं बोल रहा हूँ ये, लेकिन आपने बड़े प्रेम से कहा श्री राम सिंह भारती, चलो भैया अब हटो, माइक लगा लो, हटा लो। फिर बाद में कहा हमने तो भैया जो बताओ वो बिल्कुल उल्टो बताओ है, कछु और होना है, जहाँ और बता दिया। अब ये तो अब क्या है, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, बस कुछ घंटों का अंतर है, पिक्चर हमारे सामने होगी। चलिए अब हम ग्वालियर का रुख एक बार फिर कर लेते हैं, और एक सीनियर जर्नलिस्ट वहाँ के हैं, एक नामचीन अंग्रेजी अखबार से जुड़े हैं, बड़ा लंबा अनुभव है, डॉक्टर सत्य प्रकाश शर्मा। क्या कहता है उनका एग्जिट पोल, आइए एक नज़र डालते हैं सत्य प्रकाश शर्मा जी के एग्जिट पोल पर। तो इनका एग्जिट पोल कह रहा है 13 से 16 बीजेपी की, अगर हम बात करें 13 से 16 बीजेपी की बात कर रहा है, कांग्रेस को 15 से 19 दे रहा है, 15 से 19 की बात कर रहा है। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि 15 से 19, सर इट इज क्वाइट सरप्राइजिंग कि इनका एग्जिट पोल जो है वो अलग कहानी कह रहा है, 13 से 16 और कांग्रेस 15 से 19, और अन्य को ये 2 सीटें दे रहे हैं। तो ये क्या बहुजन समाज पार्टी की टैली को और आगे बढ़ा रहे हैं? तो ये बड़ा दिलचस्प है सर। पहले लगभग 3 एग्जिट पोल में जो कहानी थी वो बीजेपी के लिए एक जैसी थी, यहाँ भी एक जैसी है, लेकिन यहाँ एक रिवर्स स्विंग दिख रही है कि मामला अगर पलटता है, और वो पलटता है तो दिनेश जी भी सहमत थे उससे कि पलट सकता है, 4-1 सीटों का अंतर हो सकता है। चलिए मैं सत्य प्रकाश जी की तरफ ही रुक करता हूँ। सत्य प्रकाश जी इलॉबरेट कीजिए आपके एग्जिट पोल को सर, क्यों? जी अनुराग जी शरद जी,
आपके साथ जब हम डिबेट करेंगे तो तथ्य कुछ महत्वपूर्ण होंगे, तभी वो हम उसको प्रूव कर पाएंगे। हमने 2 सीट्स दिखाई हैं। सबसे पहली बात तो इन जो इलेक्शंस हैं, जो बाईपोल्स हुए हैं, इन बाईपोल्स को हम पिछले जो इलेक्शंस हैं उनसे कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो जिस स्थिति में लड़े गए वो मुख्य रूप से 2 मुद्दे रहे, बिकाऊ टिकाऊ। एक पहला मुद्दा रहा, दूसरा मुद्दा रहा गद्दार खुद्दार। जिन सीट्स पर गद्दार खुद्दार बिकाऊ टिकाऊ मुद्दा रहा है उन सीट्स पर बीजेपी बहुत गहरी झटका खाएगी, ये मेरा आकलन है। जिन सीट्स पर शिवराज जी बनाम कमलनाथ या बीजेपी बनाम कांग्रेस जहां पर फाइट रही है वहां पर आप देखना बीजेपी आगे जाएगी। आपने देखा सोचा होगा कि 2 सीट्स पर, या मैंने 2 सीट्स अन्य को कैसे दी हैं? अन्य में मैंने भी मुरैना सीट्स पर ट्रायंगुलर फाइट बताया है, वहां बीएसपी, बीजेपी एंड कांग्रेस तीनों ट्रायंगुलर फाइट में है और बिल्कुल क्लोज कंटेस्ट में है, तो वहां से तीनों में से कोई भी एक निकल सकता है। दूसरा, मैंने अंबा सीट पर अभिनव किन्नर चुनाव लड़ रहा है, वो वहां इंडिपेंडेंट है, वहां एक इतना बड़ा जातीय फैक्टर है जिसके कारण वो वहां चुनाव जीतने की स्थिति में है, ये मेरा आकलन है। इसलिए मैंने 1 सीट बीएसपी को और 1 सीट इंडिपेंडेंट को दी है। बकाया की कांग्रेस की, मैंने बीजेपी की उन सीट्स को, ग्वालियर चंबल संभाग में बात करें तो वो हमने जो सीट बीजेपी को आती है वो सिर्फ वो सीट आती है जहां पर या तो जाति फैक्टर है या व्यक्तिगत कैंडिडेट का फैक्टर है, या फिर बीजेपी वहां पर चुनाव को बीजेपी वर्सेस कांग्रेस करने में सफल रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जहां भी फैक्टर रहे या बिकाऊ टिकाऊ फैक्टर रहा, वहां बीजेपी को भारी नुकसान उठाने की उम्मीद मैं ग्वालियर चंबल में या अन्य क्षेत्रों में जहां वो रसूख रखते हैं वहां पर देखने को मुझे मिल रही है। अब रही बात, आपने महत्वपूर्ण बात बता के मैं इस बात को आगे बढ़ाऊंगा कि ग्वालियर चंबल संभाग की 6 सीटें हैं जिलों में। मैं आपको बताऊं, अंबा, गोहर, डबरा, भांडेर, करेरा, अशोकनगर, ये तीनों ऐसी हैं, हर जिले की ऐसी सीट्स हैं। इन तीनों 6 सीट्स पर कांग्रेस आगे रहेगी, क्योंकि यहाँ पर 2 अप्रैल की जो घटना 2018 में हुई थी वो घटना यहाँ पर काम कर रही है। ऐसी वोट बिल्कुल भी बीजेपी के साथ नहीं गया है। मैंने जो आकलन किया है वो पूरा का पूरा वोट कांग्रेस को गया है, क्योंकि बीएसपी को उन्होंने वोट कई जगहों पर नहीं किया है, क्योंकि बीजेपी को जानते हैं कि बीजेपी को बीएसपी को वोट करने से उनका वोट खराब जाएगा। और कांग्रेस के कई कैंपेनर ऐसे भी रहे जो एससी कैटेगरी के थे, उन्होंने यही प्रयास किया है कि वो कहते रहे कि कांग्रेस की तरफ बीएसपी को वोट देने से भाजपा जीतेगी। चलिए कांग्रेस का मैं आऊंगा अगली कड़ी में और डिटेल में आपसे जानना चाहूंगा, लेकिन मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा आपसे इस बातचीत को आपकी तरफ से फिर अपनी विश्लेषकों की टीम की तरफ लाने के पहले कि ये जो आपने कांग्रेस के लिए एक उम्मीद जताई है, ये उम्मीद आपकी किसी लहर पर ही टिकी होगी। अगर वो लहर वहाँ ग्वालियर चंबल में बहुत डोमिनेटिंग तरीके से चली है, तभी आप मानते हैं कि ये गेन जो कांग्रेस को होगा ये तभी होगा? बिल्कुल करेक्ट, आपने बिल्कुल सही लाइन पर ले गए हैं तो कि अगर ये लहर कांग्रेस के फेवर में चली है तो कांग्रेस को फायदा है, अदरवाइज कांग्रेस को फायदा नहीं होगा। एक्चुअली ये थोड़ा सा टिपिकल चुनाव था, इस चुनाव को हम सामान्य चुनाव से नहीं जोड़ सकते। मैं बार बार इस बात को दबाव से कह रहा हूँ, इसलिए जो नतीजे भी होंगे वो भी चौंकाने वाले होंगे। ये देखेंगे। कांग्रेस सफल रही है इस चीज को सामने पब्लिक में लाने में, ये चीज में कांग्रेस सफल दिखती है। इसलिए बीजेपी को सबसे ज्यादा घाटा अगर किसी रीजन में देखने को मिलता है तो वो ग्वालियर चंबल में देखने को मिल रहा, और यहाँ पर मेजर सीट्स भी आपको देखने को मिले। दूसरा, ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस और बीजेपी के साथ साथ यहाँ कास्ट फैक्टर भी काम किया है, तो जो सीट पर नतीजे एकदम अलग होंगे, ये आपकी इंपॉर्टेंट बात है। जैसे मेगांव सीट आप देखें वो कास्ट फैक्टर पर डिपेंड करेगी, ना वहाँ बीजेपी चला ना कांग्रेस चला, ना वहाँ सिंधिया जी चले। आऊंगा मैं लौटूंगा आपकी तरफ, लेकिन कास्ट फैक्टर आपने महत्वपूर्ण बात की है। और मेरे एक मित्र ने एक शेर कभी अपनी गज़ल में कहा था, वो शेर अक्सर मेरे जहन में कौंधता है कि खुशी दे तू मुझे या गमों की इंतहा कर दे, खुदा तू इस तरफ कर दे या कि मुकम्मल इस तरफ कर दे। भैया मुकम्मल एक तरफ करिएगा। हे मतदाता महोदय, बहुत क्लियर माइंडसेट से आप जहां भी बड़े हों, क्योंकि बढ़ तो आप चुके हैं, अपने मन को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में बंद कर चुके हैं, तो हे माननीय मतदाता, आप कृपया करके एक तरफ कर दीजिएगा और एक बड़े राज्य की नैया को इस तरह हिचकोले मत खिलाइएगा जैसा आपने 2018 से खिलाया था।
जो भी है। शिवाली जी, आपकी एक रिएक्शन इस पर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं सत्यप्रकाश जी के आपसे ही जानना चाहूंगा कि जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने मुद्दा खत्म हो गया, तो मैं नहीं मानता कि ये कांग्रेस ने सेट किया था और कांग्रेस ने समाप्त किया। कमलनाथ ने ग्वालियर से अपनी चुनावी यात्रा शुरू की थी और ग्वालियर में ही आके समाप्त की। तो ग्वालियर चंबल संभाग का मुद्दा था जो अंत तक वोटिंग के ऑडियो को 6 बजे तक आखिरी वोटर तक जिंदा रहा। मैं गुजारिश करूंगा और कि इसका ऑडियो हम जरा असर है वो वोटिंग पर देखने को मिला। जी जी, आपके ऑडियो पर हम थोड़ा सा जरूर, मैं अपनी टीम से भी कहूंगा कि ऑडियो की तरफ वो देख ले। एक रिएक्शन दुर्गेश जी का इस पर। दुर्गेश जी, कुछ कौंधी हैं रश्मियां कांग्रेस के लिए भी इस एग्जिट पोल में, और कुछ क्या मैं कहूंगा कि अच्छी खासी चमक के साथ भी कौंधी हैं। किस तरह आप देखते हैं? क्या जैसा आपने भी माना कि लहर पर आप सवार होकर ही अपनी उम्मीदों की दरवाजे से सत्ता तक पहुंचने का सपना देख रहे हैं, आपकी अपनी स्ट्रेंथ क्या रही? क्योंकि स्ट्रेंथ आपकी भी होगी, जनता के सहारे चुनाव जीतने का दम। बिल्कुल, हमारी जो ताकत है वो है कमलनाथ जी, और हमारी ताकत है जो हमने भरोसा, विश्वास और अपनी जो जवाबदेही दी। हम मैदान में गए, 15 महीने में हमने क्या किया उसका 77 पेज की एक किताब लेके, जो हमारे वचन पत्र का क्रियान्वयन था, और हमने जनता में बांटा, जनता के बीच में बताया कि हमने 15 महीने में क्या किया है। यही उसके उलट भारतीय जनता पार्टी, उसने 15 साल का और 7 महीने का 1% भी जवाब नहीं दिया कि उन्होंने क्या किया। हम आशान्वित इस बात पर है कि जनता हमारी उस बात को मान रही है, समझ रही है कि हमने यदि 1 रुपए यूनिट बिजली का घोषणा करके दी तो दी। मुद्दों पर मैं आता हूं। एक क्विक रिएक्शन डॉक्टर हितेश वाजपेयी का लूंगा। लहर पर सवारी। जी देखिए शरद जी, आप कान यहाँ से पकड़ें, यहाँ से पकड़ें, कहीं से भी पकड़ें, पर आप लोगों का जो एग्जिट पोल है ये बताता है कि हम 0 से 70% पे जा रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि आपके ही यदि आंकड़ों को ले लें तो लगभग 125 सीटों के साथ में हमारी स्ट्रेंथ 230 में हो जाएगी। अन्य जो आ जाएंगे वो तो अब सब हमारे साथ ही हैं, अभी आपको पता ही है। तो हम लोग कंफर्टेबल हैं, लेकिन मेरा अभी भी मानना है कि जब दिशा संकेत 0% से 70% का हो रहा है सीटों में, तो ये और बढ़ेगा। ये मैं आप लोगों से बस विनम्र निवेदन करना चाह रहा हूँ, क्योंकि एक जो फैक्टर है मैं पुनः स्ट्रेस करता हूँ कि जब आप 230 की टैली लेते हैं तो ये वो 25 सीटें जो हमारे पास नहीं थी। शायद उस बात को पता नहीं कोई समझ पा रहा है या नहीं है जी। तो कांग्रेस की सीटों में 70% डाउनफॉल आप खुद ही बता रहे हैं अपने भांति भांति के सर्वे पोल ऑफ द पोल यदि आपके ही कर लेंगे तो ये एक संकेत बताता है कि देयर इज अ सीवियर फॉल इन कांग्रेस नंबर ऑफ सीट्स। सीवियर फॉल, हम ज़्यादा कुछ नहीं बोले आपके एग्जिट पोल के पोल ऑफ द पोल्स के ऊपर। दैट शोज द डायरेक्शन ऑफ द पोलिंग पैटर्न कि भाई लोग नहीं तैयार हैं अब कांग्रेस के साथ जाने के लिए, और लगभग 70% तो आप ही दे रहे हैं। अब मतदाताओं ने जो आपने बताया, व्याख्या करी थी, मैं उसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। यदि आपकी व्याख्या सही रही, हाव भाव आपके जैसे ही रहे जो आपने बताया मतदाता के, तो कल एग्जैक्ट पोल में देखिएगा तो ये और बढ़ जाएगा। जी, तो डॉक्टर साहब रहस्यवादी हैं और कई बार उनकी बातों का कबीर की तरह उलट बांसी होती है, जिसको हमको भी समझने के लिए दिमाग पर जोर डालना पड़ता है। लेकिन अब ठीक है, अब मुझे लगता है जी सर तो कट शॉर्ट जी, इन सीटों में से भाजपा के पास कितनी थी और कांग्रेस के पास कितनी थी, अब उसमें से कांग्रेस का कितना नुकसान हो रहा है और भाजपा का कितना गेन हो रहा है, ये आप एक बार थोड़ा सा पीसीआर को बोलेंगे तो एक चार्ट बना देंगे। और ये आप लोगों के ही आकलन है, तो उसमें आप पाएंगे कि भाजपा में 70% इंक्रीज हो रहा है 2018 के चुनाव से, और कांग्रेस का 70% फॉल हो रहा है। मैंने उसको नहीं कहा था, मैंने कहा था कोट टाई वाले हम लोग जो बैठे रहते हैं उनकी और जनता की भावनाओं को जो आपने जोड़ा था, मेरी विनम्र टिप्पणी उसके प्रति थी। तो यहाँ रुकूंगा मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से लौटेंगे जब हम, तो तुरंत जो 2-3 एग्जिट पोल हमारे बचे हैं सीनियर जर्नलिस्ट के, वो हम ले लेंगे और फिर डिस्कशन, मुद्दे, उम्मीदें, अनुमान, लहर नहीं थी, बीजेपी पर पूरा भरोसा, बीजेपी पर भरोसा कम, कांग्रेस पर पूरा भरोसा, कांग्रेस पर भरोसा कम, ये तमाम मसले होंगे जिन पर खुलकर बात करेंगे। मध्य प्रदेश के अलग अलग अंचलों से पत्रकार हमारे साथ हैं, रिएक्शंस हमारे साथ हैं, कहीं मत जाइएगा। अलग किस्म का एग्जिट पोल, जर्नलिस्ट का एग्जिट पोल, सिर्फ बंसल न्यूज पर बने रहिए। अभी गए और अभी लौटे।